Hello students, welcome to my channel. So in previous videos we already done physical quantities and various system of units and in detail SI system of unit and dimensional formula. So our today's topic is uses of dimensional equation. In today's video we are going to cover uses of dimensional equation. तो डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर हम लोग जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं एम एल एंड टी, दैट मीन्स मास लेंथ एंड टाइम, उनके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एक फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो एसआई सिस्टम में हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी जो कि है एम्पियर और उसके अलावा मास लेंथ टाइम के अलावा जो करंट है उसके अलावा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो एंड टेम्परेचर, ये जो और भी हम लोगों ने इंक्लूड की थी उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी में। तो इन सब की हेल्प से हम लोग इन 7 जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनके फॉर्मूले के फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो उसी डायमेंशनल फॉर्मूले के यूजेस, डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके जो यूजेस हैं उसको 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, यानी कि 3 यूज़ हैं इसके। तो फर्स्ट यूज़ जो है वो है इसका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला या फिर रिलेशन। कोई भी रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है या कोई भी फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है तो वो करेक्ट है कि नहीं है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से। दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस दोनों का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकाल के देखें और अगर वो इक्वल आता है दोनों साइड में, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आता है अगर डायमेंशनल फॉर्मूला, तब तो कोई भी रिलेशन या फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। ठीक है, तो इस मेथड से हम लोग किसी फॉर्मूले के करेक्टनेस का चेक कर सकते हैं। सेकंड इसका यूज हो जाएगा टू डेराइव द रिलेशनशिप between various physical quantities and to determine the dimensions of unknown quantities। तो सेकंड यूज हो गया इसका टू डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि अगर हम लोगों को कोई भी अगर इवेंट है या कोई भी जो एक्सपेरिमेंट मान लो, उसके अंदर अगर हम लोग को पता चल जाए कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है या नहीं करती है, अगर इतना भी हम लोग को पता चल जाता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो हम लोग उसकी हेल्प से, डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से फिर हम लोग एक रिलेशन यानी कि एक फॉर्मूला भी यहाँ पर डेराइव कर सकते हैं। एक फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से, जो कि मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कोई फॉर्मूला
कि कैसे हम लोग बता सकते हैं, बना सकते हैं कोई फॉर्मूला, अगर हम लोग को ये पता हो कि उस फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, एंड टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। अगर कोई रिलेशन है और उसके अंदर हम लोगों को कुछ फिजिकल क्वांटिटी की तो पता है हमें डायमेंशनल इक्वेशन, लेकिन कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी है और हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उसकी सहायता से हम लोग उस अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका यूज़ हो गया। थर्ड जो यूज़ है वो है इसका कन्वर्जन ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूनिट into the other system of units। यानी कि अब हम लोगों ने देखो पढ़ा था कि तीन तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट तो हम लोगों ने बताया था कि MKS, FPS एंड CGS। तो अगर एक तरह के सिस्टम के अंदर हम लोगों को वैल्यू दे रखी है, लोग उस डायमेंशनल इक्वेशन की हेल्प से उसकी वैल्यू को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका यूज़ हो गया है। तो अब देखो ये तीनों यूज़ हम लोग इसके अंदर बताएंगे। तो फर्स्ट ले लेते हैं सबसे पहले, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। ठीक है, तो कोई भी एक रिलेशन हम लोग लेंगे और उसके करेक्टनेस को चेक करेंगे कि वो करेक्ट है क्या नहीं है। तो हम लोग रिलेशन ले रहे हैं हाफ mv² इक्वल्स टू mgh। ठीक है, यहाँ पर देखो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और वो किसके इक्वल बता रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी के। तो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, क्योंकि ये भी एक एनर्जी का ही टाइप है, ये भी एक एनर्जी का ही टाइप है। ऑब्जेक्ट है और अगर उसके अंदर इतनी mgh कोई भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और अगर फिर वो मूवमेंट करने लग जाता है तो उसकी जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, लेकिन अब इसकी करेक्टनेस को चेक करेंगे हम लोग। तो इधर की साइड देखो LHS सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग। LHS में है हाफ mv²। अब देखिए हाफ जो है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, तो इसको तो हम रहने देते हैं। यहाँ पर mv² की डायमेंशन हम लोग लिखते हैं। तो ये m जो कि है मास, तो मास को कैसे लिख सकते हैं, m1। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर v² वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, और टाइम तो ये t। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, L1t-1, लेकिन ऊपर क्या है, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर डायमेंशन कितनी आ गई, m1 L2t-2, क्योंकि देखो स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये अंदर इसकी जो पावर है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर m1 L2t-2 ये डायमेंशन LHS साइड की आ गई है। अब इसी तरीके से RHS भी लेंगे हम लोग। तो RHS में mgh ले लिया है, और m तो मास है तो इसका m1 लिख दिया हम लोगों ने। g ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, तो एसिलरेशन नॉर्मल हो या ग्रेविटेशनल एसिलरेशन हो, क्या होगा, L1t-2। देखो इनकी जो ये डायमेंशन है ये निकालना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, और इन सब की एक एक करके मैंने खुद निकाल कर आप लोग को बताई है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले सजेस्ट करूँगी कि प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिए दोनों, ताकि आप लोग को आगे की जो है वो आसानी से समझ में आए आगे के टॉपिक, अदरवाइज आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये हम लोगों ने g का रख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर h तो हाइट है यानी कि लेंथ, तो ये L1। ठीक है, डायमेंशन रख दिए। अब साथ में रख लेते हैं m1, L1 यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है, तो L2t-2। अब देखिए यहाँ पर LHS की डायमेंशन आई थी m1 L2t-2 एंड RHS की भी डायमेंशन आई है m1 L2t-2। तो ये दोनों इक्वल है यहाँ पर, तो ये हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये एकदम से करेक्ट है ये रिलेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग
किसी भी फॉर्मूला के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका यूज़ लेते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन इसकी है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जब हम लोग को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर डिपेंडेंसी पता होती है किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर, तो उनके लिए हम लोग एक रिलेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए अब देखिए जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखिए वो डिपेंड करता है पेंडुलम के लिए जो लेंथ हम लोग बना रहे हैं, यानी कि कितना उसके धागा लटका रखा है, यानी कि पेंडुलम की लेंथ पर डिपेंड करेगा। फिर ऑब्वियसली वो ग्रेविटी के अंडर वर्क कर रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर भी डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंडेंसी हम लोग को पता है कि अगर जो टाइम पीरियड है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। Depends upon length of pendulum and ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, दैट मीन्स अगर अपन मैथमेटिकली बताएं तो टाइम जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पर। ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लेंथ की पावर 1 पर ही डिपेंड करता हो। ठीक है, देखो यहाँ ये चीज़ हम लोग को समझना होगा कि वो लेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ पर किस तरीके से डिपेंड करता है वो हम लोगों को पता नहीं है, वो हम लोग यहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे। यानी कि लेंथ की पावर 1 पर, 1/2 पर, 3/4 पर या 4 पर किस तरीके से डिपेंड करता है वो नहीं पता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे कि लेंथ L की पावर A पर डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन किस तरीके से डिपेंड करता है वो हम लोग को नहीं पता है, तो वो हम लोग को लेट करना पड़ेगा। T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G की पावर B, और वो B और A की वैल्यू कुछ भी आ सकती है जो हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इन सबको अगर हम लोग साथ में रखें तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L's पावर A एंड B's पावर G इज़ पावर B। ठीक है, G की पावर B के। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है और अगर इक्वल का साइन हम लोग को लेकर आना होता है तो हम लोगों को यहाँ पर एक कांस्टेंट लाना होता है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट यहाँ पर ले आते हैं, T इक्वल्स टू K। ठीक है, ये हम लोगों ने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई भी, अब ये हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी रिलेशन हो तो रिलेशन के LHS एंड RHS की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि इधर की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए इधर की डायमेंशन के। ठीक है, अब डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, तो यह तो हो जाएगी T1। ठीक है, क्योंकि टाइम है, पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोग देख रहे हैं, K जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, कांस्टेंट एज इट इज़ ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कांस्टेंट की कोई वैल्यू हो सकती है, तो K तो एज इट इज़ रहेगा। लेंथ है यहाँ पर, तो लेंथ की डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, L1
और उसकी पावर कितनी है a। ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, तो एसिलरेशन के डायमेंशन हम लोग जानते हैं L1t-2 और उसकी पावर कितनी है b। अब हम लोग यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं, k तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए L की पावर कितनी हो जाएगी a, और दोनों को साथ में रखेंगे तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी b और a प्लस बी। टोटल पावर कितनी हो जाएगी इसकी a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद t के लिए लिखते हैं तो t की हो जाएगी -2b। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डायमेंशन रख दी है। अब क्योंकि दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। t1 है सिर्फ, यानी कि m और l जो है वो 0 0 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया m0 l0 t1 और ये इस साइड की। ठीक है, यहाँ पर m नहीं है तो m को कितना रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। कंपैरिजन कर दो, m तो 0 है ही, l इधर 0 है, l इधर कितना है, l की पावर a प्लस 1 a प्लस b। तो यहाँ पर अगर कंपेयर कर दें तो 0 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, a प्लस b के, तभी तो यहाँ पर देखो पावर इक्वल होगी। यहाँ पर इधर की साइड में 0 है और इधर की साइड में a प्लस b है, तो इक्वल हम लोग रख देते हैं। एक तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई और एक इस t की पावर को कंपेयर कर देते हैं अगर, तो ये है 1 इधर और 1 इक्वल्स टू इधर कितना आएगा -2b। तो यहाँ से b की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी, b इक्वल्स टू क्या जाएगा -1/2। b की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। ये b की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, तो b की वैल्यू रख दी -1/2 इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू 1/2। a और b की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, t इक्वल्स टू k एज इट इज आ जाएगा, l की पावर है 1/2 एंड g की पावर -1/2। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा t इक्वल्स टू k √L/g। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्या किया हम लोगों ने, अगर डिपेंडेंसी पता हो तो हम लोग एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, एक रिलेशन डेराइव कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो जैसे मान लो कि मास है, तो मास के लिए अगर हम लोग देखेंगे एक सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि सीजीएस में अगर हम लोग बताएं तो सीजीएस में अगर हम लोग 1000 ग्राम बोल रहे हैं, अगर ठीक है 1000 ग्राम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करना हो तब तो m1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे मास को, तो ठीक है, यानी कि अगर रिप्रेजेंट करना हो तब तो हम लोग कैसे करेंगे, m1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसकी अगर सीजीएस में बताएंगे तब तो 1000 बताएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि 1000 ग्राम बोलेंगे 1000 ग्राम बोलेंगे। लेकिन अगर एमकेएस में बताएंगे तो उसको 1 किलोग्राम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि यूनिट भी चेंज हो जाती है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है, लेकिन है तो दोनों इक्वल ही, चाहे 1000 ग्राम बोले या फिर हम लोग 1 किलोग्राम बोले, बात तो वही है। ठीक है, सेम ही है, दोनों इक्वल हैं दोनों एक दूसरे के। लेकिन जब सिस्टम चेंज हुआ तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट जो है वो चेंज हो जाती है। और इन दोनों के लिए एक रिलेशन, जब कन्वर्जन की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में। फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 जो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और U1 उस सिस्टम में उसकी यूनिट है। N2 किसी दूसरे सिस्टम के अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड U2 जो है ये उसकी यूनिट है दूसरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों इक्वली रहेंगी, चाहे 1000 ग्राम बोलो या 1 किलोग्राम। ठीक है, इक्वल ही है।
अब यहाँ पर देखो, लेकिन वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, मास जो है उसकी डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। एसिलरेशन है अगर, तो उसकी डायमेंशन तो चेंज नहीं होगी ना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, उसकी यूनिट चेंज हो सकती है, लेकिन डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो डायमेंशन वही रहेगी। तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट को समझ रहे हैं ना कि डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं जिसकी डायमेंशन जो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू MALBTC। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी मान लिया। तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, एक इस जब सिस्टम ऑफ यूनिट में रखेंगे तो 1 1 से शो कर देंगे, दूसरे सिस्टम में रखेंगे तो 2 2 से शो कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट जो यहाँ पर उसको शो कर देंगे M1A L2B एंड L1B एंड T1C। ठीक है, इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में M2A L2B एंड T2C इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम लोग बताते हैं। देखो, अब यूनिट जो है यहाँ इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो N1 तो एज इट इज़ रहेगा, U1 की जगह क्या आ जाएगा, M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर C। N2 एज इट इज़ रहेगा, U2 की जगह क्या आ जाएगा, M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है इस फॉर्मूले में, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अब यहाँ पर देखो, अब अगर हम लोगों को N2 एक जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर उसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो हम दूसरे वाले सिस्टम में आसानी से निकाल सकते हैं, दूसरे वाले का पता है तो पहले वाले में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर N2 हम लोगों को निकालना हो तो N2 इक्वल्स टू हो जाएगा N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर C। ठीक है, और इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास में ये वैल्यू M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 एज इट इज़ M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। देखो, ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम लोग कन्वर्जन आसानी से देख सकते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। एक यूनिट में अगर हम लोग को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो और उसकी डायमेंशन अगर हम लोग को पता हो तो हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ये तीनों आपकी एप्लीकेशन हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं एप्लीकेशंस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है एंड कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे। सो आज का ये वीडियो यहीं तक है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में तुरंत मिल जाए। और प्लीज़ और भी स्टूडेंट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके।